अंग्रेज़ कंपनी की ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो जाने के बाद 3 फरवरी 1799 को कंपनी की सेना टीपू के राज की ओर बढ़ी थी। टीपू इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। 13 फरवरी को उसने वेलेस्ली को पत्र लिखा कि मामले को शांति से तय करने के लिए मेजर डवटन को मेरे दरबार में भेज दिया जाए। इसके बाद भी कई बार टीपू ने प्रार्थना की कि पहले बातचीत से मामले को तय करने की कोशिश कर ली जाए, किंतु वेलेस्ली ने इन प्रार्थनाओं की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। 22 फरवरी को टीपू के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया गया था। कंपनी की सेनाएं जनरल हैरिस के अधीन थी। जल और स्थल दोनों ओर से टीपू को घेर लिया गया था। विवश होकर टीपू ने भी वीरता के साथ मुकाबला करने का निश्चय किया था। वेलेस्ली जानता था कि बावजूद इतनी तैयारी के कंपनी की सेना का टीपू को परास्त कर सकना इतना सरल नहीं था। इसलिए उसने कंपनी की प्राचीन प्रथा के अनुसार टीपू के अफसरों और उसकी प्रजा के साथ पहले से ही गुप्त साजिशें शुरू कर दी थी। वेलेस्ली ने मद्रास के गवर्नर हैरिस को लिखा था कि मेरे पास यह मानने के लिए काफ़ी वजह है कि टीपू सुल्तान के बहुत से सामंत सरदार, मुख्य अफसर और प्रजा के दूसरे लोग अपने नरेश के खिलाफ बगावत करके कंपनी और उसके साथियों की पनाह में आने के लिए तैयार हैं। सुल्तान के दगाबाजी और ज़्यादती की वजह से युद्ध में हमें फिर से पड़ना पड़ा है। उसमें सुल्तान के आदमियों के असंतोष और उनकी बगावत से जहाँ तक हो सके लाभ उठाना हमारे लिए जायज़ और मुनासिब है। साथियों, दगाबाजी और ज़्यादती वास्तव में किस और थी, यह इतिहास के पन्ने पन्ने से जाहिर है। दूसरी ओर विपक्ष के आदमियों के असंतोष और उनकी बगावत से जहाँ तक हो सके लाभ उठाना नहीं, बल्कि उनमें असंतोष और बगावत पैदा करके उन्हें अपनी ओर फोड़ना सदा ही कंपनी के लिए जायज़ और मुनासिब समझा गया था। इस काम के लिए यानी पहले से जाकर टीपू के आदमियों से मिलने और उन्हें फोड़ने के लिए वेलेस्ली ने अपने भाई कर्नल वेलेस्ली, कर्नल क्लोज, कर्नल एग्न्यू, कप्तान मेलकम और कप्तान मैकाले 5 आदमियों का बाज़ाब्ता कमीशन नियुक्त किया था। इस समय के पत्रों से जाहिर है कि टीपू के विरुद्ध इससे पहले के युद्ध में भी कॉर्नवालिस इस तरह के उपायों को काम में ला चुका था। मीर हुसैन अली खां किरमानी ने अपनी फ़ारसी पुस्तक निशाने हैदरी में विस्तार के साथ बयान किया है कि किस तरह कंपनी की सेनाओं ने एकाएक चारों ओर से टीपू को जा घेरा था, किस तरह वीरता और आन के साथ टीपू ने मरते दम तक शत्रुओं का मुकाबला किया और किस तरह टीपू के दरबार और उसकी सारी सेना को विश्वासघातकों से छलनी करके अंत में अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की थी। उस पुस्तक से पता चलता है कि इस युद्ध में निज़ाम और उसके वज़ीर मीर आलम ने अंग्रेज़ों को फिर खूब सहायता दी थी। 4000 सेना मद्रास से जनरल हैरिस के अधीन थी। 4000 की सब्सिडियरी सेना हैदराबाद आकर मिली। 2000 सेना बंगाल की थी। 8000 सवार मीर आलम के अधीन थे और हैदराबाद के 6000 सवार रोशन राव के अधीन थे। कुछ सेना बम्बई से आई। इस तरह कुल मिलाकर करीब 30,000 सेना ने चारों ओर से टीपू पर एक साथ चढ़ाई की थी। इस युद्ध के विविध संग्रामों को बयान करने के बजाय मैं केवल युद्ध के उस पहलू को संक्षेप में बयान करूंगा जो वास्तव में टीपू के नाश और अंग्रेज़ों की सफलता का कारण हुआ था। सबसे पहला धोखा जो टीपू के कुछ नमक हराम सलाहकारों और जासूसों ने उसे दिया था वह यह था कि उन्होंने टीपू को विश्वास दिलाया कि कंपनी की सारी सेना 4 या 5 हज़ार से अधिक नहीं है। टीपू ने खबर पाते ही अपने विश्वस्त ब्राह्मण मंत्री और सेनापति पूर्णिया के अधीन कुछ सवार शत्रु के मुकाबले के लिए भेज दिए थे। रायकोट नामक स्थान से करीब 2 कोस पर इस सेना की कंपनी की सेना से मुठभेड़ हुई थी, किंतु पूर्णिया भीतर से अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। उसने बजाय मुकाबला करने के कंपनी की सेना के दाएं बाएं चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कंपनी की सेना आगे बढ़ती रही। पूर्णिया की सेना के एक दल ने आगे बढ़कर वीरता के साथ शत्रु को रोका और एक बहुत बड़ी संख्या को तलवार के घाट उतारा। पूर्णिया ने यह देखकर अपने वीर सवारों को शाबाशी देने की जगह उन्हें अत्यंत कड़े शब्दों में लानत मलामत की थी। सवार समझ गए कि पूर्णिया लड़ना नहीं चाहता। इसके बाद कंपनी की बढ़ती हुई सेना को रोकने या उनसे लड़ने के बजाय विश्वासघातक पूर्णिया की सेना शत्रु के आगे पीछे बतौर उनके संरक्षकों के चलती रही थी। यह सुनकर कि कंपनी की सेना आगे बढ़ी चली आ रही है, सुल्तान टीपू ने स्वयं सेना सहित आगे बढ़ने का विचार किया था।
उसके सलाहकारों ने फिर उसे धोखा दिया। जनरल हैरिस की सेना एक खास रास्ते से श्रीरंगपट्टन की ओर बढ़ रही थी। टीपू के सलाहकारों ने उसे दूसरा रास्ता बतला दिया और टीपू ने एक गलत सड़क पर जाकर डेरे डाल दिए। जो ही टीपू को इस विश्वासघात का पता चला, उसने फौरन तेजी के साथ आगे बढ़कर गुलशनाबाद के पास सामने से हैरिस की सेना को रोका। कुछ देर तक खूब घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सुल्तान के अनेक सिपाहियों और सेनापतियों ने वीरता के हाथ दिखाए। कंपनी की सेना को और ख़ासकर उनके तोपखाने को ज़बरदस्त हानि सहनी पड़ी थी। ठीक मौके पर सुल्तान ने अपने एक सेनापति कमरुद्दीन खां को सवारों सहित आगे बढ़कर शत्रु को समाप्त करने की आज्ञा दी, किंतु कमरुद्दीन खां भी अपने आप को अंग्रेज़ों के हाथ बेच चुका था। मौका मिलते ही शत्रु पर हमला करने के बजाय वह थोड़ा आगे बढ़कर उल्टा लौटा और एकाएक अपने सवारों सहित सुल्तान की सेना के एक भाग पर टूट पड़ा। टीपू के अनेक जांबाज सिपाही इस समय काम आए, अनेक हैरान होकर पीछे हट गए और कमरुद्दीन खां के विश्वासघात के प्रताप से मैदान अंग्रेज़ों के हाथ रहा। इतने में ही टीपू को पता चला कि एक दूसरी सेना जनरल स्टुअर्ट के अधीन बम्बई से श्रीरंगपट्टन की ओर बढ़ी आ रही है। फौरन कुछ सरदारों को जनरल हैरिस के मुकाबले के लिए छोड़कर टीपू अपनी समस्त सेना और तोपखाने सहित जनरल स्टुअर्ट का मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़ा था। 2 रात और 1 दिन लगातार कूच के बाद टीपू ने बम्बई की सेना को जा पकड़ा और पहुंचते ही हमले की आज्ञा दे दी थी। टीपू की सेना ने इस समय भी पूरी वीरता दिखलाई। कंपनी की सेना को भारी शिकस्त खानी पड़ी थी। अनेक वीर मैदान में काम आए और अनेक माल असबाब छोड़कर जान बचाकर आसपास के जंगल में जा छिपे थे। टीपू के जासूसों ने आकर उसे खबर दी कि बम्बई की सेना युद्ध का इरादा छोड़कर जंगल के रास्ते पीछे लौट गई है। टीपू अपनी विजयी सेना सहित श्रीरंगपट्टन की ओर मुड़ आया था। मालूम होता है पूर्णिया और कमरुद्दीन खां जैसे विश्वासघातकों ने टीपू के चारों ओर नमक हराम मुखबिर और सलाहकार पैदा कर रखे थे। साथियों, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टन की लड़ाई का जिक्र करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।